तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई का सैंपल पेपर और उससे ये एनालाइज करेंगे सबसे पहली चीज कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का हमें प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सैंपल पेपर। हमें अपने ब्लॉक वाइज तो पता है कि कौन सी कितनी वेटेज है चैप्टर की, जैसे कि हमें पता है कि 1 2 3 चैप्टर 14 मार्क्स के आते हैं, 4 और 5 16 मार्क्स के आते हैं, बट इंडिविजुअली कोई एक चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है वो अभी हम सैंपल पेपर से अंदाजा लगाएंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि हर चैप्टर के अंदर MCQs, assertion reasons, statement based questions, direct question, indirect question और case study questions वो कौन से चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सीबीएसई का सैंपल पेपर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर MCQs क्वेश्चंस हैं। तो MCQ में सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखो तो एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है और अगर आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ोगे फिर इसके पॉइंट्स देखोगे तो मस्त अपना समय बर्बाद करोगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स देखो कि पॉइंट्स क्या दे रखे हैं। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज आर्ट, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि क्वेश्चन है अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहेब लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, मिस्टर अलावत noticed that the workers in the factory were not giving their best as the physical condition in the factory were not good. He conducted an experiment to see the effect of improvement in the physical condition in the factory on the performance of the workers by providing the adequate ventilation and the water facilities. He observed that the fatigue level of the workers reduced. The nature of management being highlighted in the above case is. क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक नया प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने मैन्युफैक्चरिंग टॉयज मतलब उसकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर टॉयज बनाए जाते हैं। मिस्टर अलावत ने ये यहाँ पर नोटिस किया कि जो वर्कर्स है फैक्ट्री के अंदर वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है वो सही नहीं है। तो उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट किया ताकि फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर एडिक्वेट वेंटिलेशन और वाटर फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया और उससे ये भी पता चला कि जो वर्कर्स की फैटीग लेवल था उसके बाद वो भी रिड्यूस हो गया। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? आंसर है मैनेजमेंट एज अ साइंस। यहाँ पे आपको देखो कि उन्होंने साइंटिफिकली चीजों को किया है, सिस्टमैटिकली चीजों को किया है। उन्होंने पहचाना कि वो क्या कमी है, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी बड़ा क्वेश्चन है, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर पॉइंट्स पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट ही होता है। आपको पहले नीचे से पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आपको नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच वाज नॉट प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस सीजन बट हैज बीन ड्यूली परफॉर्म्ड इन द अपकमिंग सीजन। तो यहां से एक चीज और आप पता ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप तो बताना है बट अपकमिंग सीजन वाला बताना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 स्टेप्स की बात हो रही होगी, हमें वो वाला बताना है जो अभी इंप्लीमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जैस्मिन आलूवालिया इज द मैनेजर ऑफ एन आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम मार्केटिंग टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स। इन द प्रीवियस सीजन शी डिफाइंड द टोटल वर्क ऑफ मैनेजिंग द इवेंट्स इनटू द ग्राफिक डिजाइनिंग, रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरी, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा in order to facilitate the specialization. However, instead of allocating the work, she has assigned the each team the member of full responsibility of managing the promotion of an entire event. In spite of holding the regular team meetings to take the feedback, Jasmine found problems throughout the event season in the quality of graphic design, registration, inquiry, bill payments, etc. For the upcoming season, Jasmine has decided to divide these responsibility on the basis of our observation of the areas in which individual team members have excelled in the previous season and allocate the roles based on their skills and competencies. अब बताना है कि कौन सा स्टेप है। सो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि अपकमिंग इवेंट्स के अंदर उसने लोगों के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग काम को बांटा है। तो काम को बांटा इट मींस असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। कंफ्यूजन ए और डी में से ही अराइज होगा क्योंकि ए में तो सिर्फ देखो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई करके काम को बांटा है। बांटा इन द सेंस डिवीजन ऑफ वर्क से ये मत सोचना कि आपने लोगों के अंदर इस काम को बांटा होगा। आपने ये देखा है कि आपको क्या क्या काम करना है और किस एरिया से कौन सा काम करवाना है। बट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है काम को सौंप देना। ठीक है, तो वो हमने डी पॉइंट में ही किया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीजन असर्शन का क्वेश्चन है आपका और पहली असर्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन निकल कर आया है।
Financial planning aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of the funds. वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कंपनी को ये इंश्योर करना कि जो भी अनसर्टेनिटी आएगी वो उससे निपट पाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कब कितने पैसों की जरूरत होगी। टाइमिंग और अवेलेबिलिटी दोनों के बारे में पता लगाना फाइनेंशियल प्लानिंग में किया जाता है। इज दिस ट्रू और नॉट? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना। और फाइनेंशियल प्लानिंग इसका मतलब पैसों के बारे में तो डिसाइड कर रहे हो। भाई मैं कह रही हूँ आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या? आप इस चीज के बारे में प्रिपेयर कर रहे होगे कि आपको कब पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, और जिस टाइम पे आपको पैसों की जरूरत हो उस टाइम पे आपके पास पैसा हो। तो इसका मतलब बात तो ये सही कह रहे हैं, असर्शन तो ट्रू लग रहा है मुझे। रीजन देख लेते हैं, ये उसका है नहीं। रीजन मैंने पहले शब्द को देख के ही मना कर रही हूँ कि नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर का फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या मतलब है? उन्होंने मीनिंग दे दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑनर्स फंड और बोरोड फंड का मिक्स। उसका फाइनेंशियल प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब है इनडायरेक्टली है, बट वो उसका रीजन नहीं है। सो बोथ assertion and reasons are true, but R is not the correct explanation of A. So correct answer is C. नेक्स्ट आया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मार्केट लिखा आ रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 से आपका क्वेश्चन निकल कर आया। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स द कैपिटल फॉर्मेशन। कितने तरीके की मार्केट है हमारे पास? दो तरीके की, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कितने तरीके की है? प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसको आपको ऐसा समझना है कि प्राइमरी वो शोरूम है जहां से डायरेक्ट जाके हम गाड़ी खरीद के लेकर आते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं हम। सेकेंडरी मार्केट वो हमारे वो सेकेंड हैंड गाड़ियों का शोरूम है जहां से हम सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। तो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन किस में होगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन करता है। तो पहली स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो चुकी है? फॉल्स। अब सेकेंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। Capital market deals in the medium and long term securities such as equity shares and debentures. True. Capital market में shares, debentures के साथ ही हम लोग डील करते हैं। देखो, choose the statement that correctly। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे ना, एक बात ध्यान रखना, ये not true, true, correctly, incorrect, इन वर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लेना पड़ते टाइम, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब आंसर को डिसाइड कर रहे होते हैं ना तो हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो पहला है कंपिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, डेवलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। नए लोगों के आ जाने की वजह से पुराने लोगों में खलबली मच जाती है, एक इस तरीके की भावना आ जाती है कि यार हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो कंपटीशन का स्पिरिट आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियरली डिफाइन करता है इस चीज को। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और अगर मैं इसके ऑप्शंस देखूं तो मुझे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। गुडविल एंटरप्राइजेस इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हु fulfills the needs of both the industrial users and the consumers. The company is providing easy finance facilities at low rate of interest, which has considerably increased the demand for the product. यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया है, एक डायमेंशन। ये उन्होंने बोला कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो एक तो यहीं से मिल चुका है। द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू एफिशिएंटली मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अक्रॉस द मल्टीपल ब्रांचेस एंड लोकेशन। इंस्टॉल्ड अ न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो डी हो गया। यहां से हमें मिला टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आपको कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक्स फॉर द क्वालिटी मार्क गिवन अबव। मतलब जब हम क्वालिटी मार्क देखते हैं तो हमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे होते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज assert yourself to ensure that you get a fair deal, getting a proper receipt, buy only the standardized products और be honest in your dealings। देखो ये जो मार्क्स होते हैं, ये जो आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स में ही देखने को मिलेंगे। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो
assertion is controlling can prevent deviation. उन्होंने उसका रीजन दिया, controlling helps in minimizing the deviation by taking the corrective action and decision can reduce their recurrence. देखो controlling further deviations को prevent कर सकता है, ठीक है, बट हाँ कंट्रोलिंग रेक्टिफाई करता है आपके डेविएशंस को। तो यहां पर आप कह सकते हो कि assertion ना फॉल्स है और रीजन उसका क्या, रीजन ट्रू है भाई, रीजन तो ट्रू ही है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ वो मिनिमाइज करेगा डेविएशन को और वो दोबारा ना हो उस चीज के बारे में ध्यान रखेगा। तो यहां पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आ जाइए 9th क्वेश्चन पे। Joining a job mark the beginning of socialization of employees at the workplace. The employee should given a post for which he has been selected. Place the subsequent steps of staffing in small organization in correct order. तो सबसे पहला है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है, फिर प्रमोशन हो रहा है, करियर प्लानिंग हो रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन। बी पॉइंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, फिर कंपेंसेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, कॉम्पेंसेशन। फिर डी में आया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पेंसेशन, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कंपेंसेशन हमेशा लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब कंपेंसेशन अगर लास्ट स्टेप होता है तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, ए बी सी, क्योंकि तीनों में लास्ट में है। प्रमोशन और करियर प्लानिंग, प्रमोशन और करियर प्लानिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले नहीं हो सकती। तो यहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका मतलब आपका करियर प्लानिंग और प्रमोशन से पहले आएगा। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कब होती है, जैसे हम सिलेक्शन करते हैं उसके बाद ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराते हैं। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज ये 10th क्वेश्चन पे क्वेश्चन है हमारा, स्पाइस वर्क अ कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स is keeping a close check on the employee's activity by using the biometric and retina scanning as modes of assessing the office premises in order to ensure the greater security of information in the organization. नजर रखी जा रही है बहुत ज्यादा। तो कंट्रोलिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्डर और डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज मोटिवेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों ने इसका आंसर भी बता दिया है। इट हेल्प्स इन ensuring the order and discipline. तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। सो पहली स्टेटमेंट है, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ये बात तो सही है यार, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस ही होता है नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन 1 year. This is also true. So capital budgeting decisions are irreversible. भाई ये बात भी सही है। पॉइंट इसका मतलब बचा है, वही इसका आंसर होगा। Size of the assets, profitability and competitiveness are not affected by capital budgeting decision. It is affected by capital budgeting decision. तो D is the correct option. ठीक है, आगे चलते हैं। State Commission has the jurisdiction to entertain the complaints where value of goods and services पेड एज कंसिडरेशन इज। मतलब आप स्टेट कमीशन में कब जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, जब गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम हो, या 10 करोड़ से ज्यादा हो, या 1 करोड़ से कम हो, या 1 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन 10 करोड़ से कम हो। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम। 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में हम स्टेट कमीशन में जाते हैं और 10 करोड़ से ऊपर हम नेशनल कमीशन में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द स्टेटमेंट वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को मैच करना है बेसिकली हमें। तो ए पॉइंट में लिखा है, इंक्रीज डिमांड ऑफ खाखरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू दिल्ली रीजन। वो कह रहे हैं गुजरात में इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा है दिल्ली से। सही बात कह रहे हैं यार, रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करता है। तो ए मैच करेगा 3rd से। डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू स्टूडेंट accessible in a secured manner to eliminate the undesirable practices like corruption and manipulation of records under the Digital India initiative. Such technological improvements are happening at a very fast pace. Very fast space. Uncertainty को कहते हैं आप। चलो इसको अभी क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, अभी अनसर्टेनिटी को क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। आपने जो आंसर दिया सी पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी और डायनामिक कंफ्यूज करता है। फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द फैशन मार्केट।
प्रिडिक्ट द फ्यूचर मार्केट। फंस गए? याद है जब मैंने ये पढ़ाया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने एक बात बताई थी, बच्चा यही कंफ्यूज होगा। डायनामिक कंडीशन हमेशा एग्जिस्टिंग चीजों के अंदर चेंज आने के बारे में होगा, बट अनसर्टेनिटी होगा कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो जाए। सी जाएगा अनसर्टेनिटी पे, डी जाएगा आपका डायनामिक पे, और बचा हुआ डी किस पे जाएगा? इंटर रिलेटेडनेस, जहां पर लिखा है न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट इन चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स, फिस्कल पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशन। ये गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपको यहां से? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज इज नोन एज। मतलब जब हम प्रोडक्ट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग या मार्केट प्लानिंग? ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, ब्रांडिंग का मतलब होता है यूनिक नेम देना, मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब होता है किसी प्लान के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हो। सो ग्रेडिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। Shivakar Kumar runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Wherever the firm hires the new employees on a first day of joining, they were welcomed to the organization and giving the details about the dress code, lunch timing, introduction to the daily operations, and the fellow colleagues. They are also familiarized with the organization policies and procedures, emergency exit, evacuation procedure. Name the type of training which is provided by Shivakar in this firm. ऑप्शंस है अप्रेंटिसशिप, वेस्टिब्यूल, इंडक्शन और इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप किसी ट्रेनर के गाइडेंस में काम करते हो। वेस्टिब्यूल का मतलब था जहां पर आपको वर्क प्लेस से हटकर सिखाया जाता है काम। इंडक्शन में होता है कि आपको फैमिलराइज कराया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। और इंटर्नशिप का मतलब होता है आप अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में जाते हो। तो कौन सा आंसर मिला? इंडक्शन ट्रेनिंग, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास अब, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। इनकरेक्ट चीज बतानी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। सो ए पॉइंट इज, इट नॉट ओनली includes educating consumer about their rights and responsibility but also helps in getting their grievances redressed। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि हमें उनको एडुकेट करना, उनके राइट्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी होती है? हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो निकालते हैं। तो ये ट्रू है या नहीं? ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू लग रही है। नेक्स्ट, it not only requires a judicial machinery for protecting the interest of the consumer but also requires the consumer to get together and form themselves into the consumer association for protection and promotion of their interest। ये भी ट्रू है। यहां पर सिर्फ रेड्रेसल एजेंसीज ही नहीं है, यहां पर लोगों को यह भी बताया जाता है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है ताकि आप यूनिटी में रहकर आप एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज उठा सको, ठीक है। नेक्स्ट, it is a moral duty of any business to take care of the consumer interest and avoid any form of exploitation। ये बात भी सही है। तो इसका मतलब लास्ट वाली चीज ही गड़बड़ है। The provision of consumer protection act came into force from 1981। नहीं, 1986 से स्टार्ट हुआ था ये, और आज 2019 इसका लेटेस्ट एक्ट है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो डी हमारे लिए आंसर हो गया है। ये था आपका क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द डिसीजन विच इज नॉट टेकन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आता है? पहले तो बता दो कौन से आते हैं। 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। बी और सी दोनों? क्या मैंने बी का नाम लिया? नहीं। क्या मैंने सी का नाम लिया? नहीं। बट हाँ, एक चीज गड़बड़ है, देखो, डिविडेंड डिसीजन तो आता ही आता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। प्राइसिंग डिसीजन कोई डिसीजन नहीं है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। और डी ऑप्शन तो बोथ बी एंड सी है। तो कहीं ना बच्चा डी ऑप्शन ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंसिंग। तो इसमें डिविडेंड भी है, फाइनेंसिंग है ही नहीं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन आप लेते ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हो, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। तो इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, अगेन चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 से बहुत एमसीक्यूज है।
व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। कैश फ्लो पोजीशन, ये पॉइंट तो सब में ही था, कोई सा भी डिसीजन हो सब में है कैश फ्लो पोजीशन। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, खुद सोचो आप कहीं से पैसा उधार ले रहे हो, उसका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग से कोई लेना देना है? ये डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड पॉइंट है, तो बी तो नहीं है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क वाला पॉइंट तो था फाइनेंसिंग डिसीजन में, क्योंकि जब आप पैसा उधार लोगे तो आप रिस्क को कंसिडर करोगे। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, पहले आपने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, उससे रिलेटेड क्या आपके ऊपर रुकावटें हैं, वो सब फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट नहीं है, डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है, ये भी नहीं आएगा। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यस, आपको फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर डेट और इक्विटी में से सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा ज्यादा और कौन सा कम। तो कैपिटल मार्केट की सिचुएशन जो बुलिश और बियरिश फेज होता है वो आपको बताता है ना कि बुलिश फेज में आप इक्विटी को फेवर करते हो, बियरिश फेज में आप डेट को फेवर करते हो। तो यहां पर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी उसका एक पॉइंट है। लेवल ऑफ कंपटीशन अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट नहीं है। तो यहां से मुझे पॉइंट मिले हैं ए, सी और ई। अब देखो ए, सी, ई किस में है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन राइट्स के बारे में पूछा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से है। Consumer can ask anything regarding the date of manufacturing, MRP, etc. about the product that he intended to buy. एक कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा कौन सा राइट कहता है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ कंपनी। क्या डेट लेना हमारे लिए इक्विटी लेने से सस्ता पड़ता है? क्या उसकी कॉस्ट कम होती है? कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ, वेरी ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हमने पूरे 20 एमसीक्यूज यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, जहां से एक चीज मुझे देखने को मिली है कि जो बुक 2 है, बुक 2 से एमसीक्यूज ज्यादा हैं, बुक 1 से एमसीक्यूज 1 है। बुक 1 अब बुक 2 क्या है? अब आपकी बेसिकली पार्ट ए जिसमें 8 चैप्टर है, पार्ट बी जिसमें 4 चैप्टर है, तो वो 4 चैप्टर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है। अगर मैं देखूं तो 5, 6, 7 और 4 11 एमसीक्यूज पार्ट बी में से आए हैं, 9, 10, 11, 12, और रिमेनिंग 9 जो है वो आपके फिर पार्ट ए में से है। और रीजन असर्शन के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं हमारे पास? 2 रीजन असर्शन के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई है। पूरे सैंपल पेपर को डिस्कस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कौन से चैप्टर में से केस स्टडी के क्वेश्चन आए, कहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है एक चॉइस वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, जहां से आपसे सिंपली पूछा गया स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान जिसको आप 1 टाइम यूज कर सकते हो, स्टैंडिंग प्लान जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसी के चॉइस में है हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू द रिजिडिटी, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आया है आपसे कौन से चैप्टर से? प्लानिंग वाले चैप्टर से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, गिव 2 सिचुएशन इन विच ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। आपको सिर्फ मीनिंग देना है लीडरशिप का और ये बताना है कि ऑटोक्रेटिक आप कहां इस्तेमाल कर सकते हो। उसी की चॉइस में आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है एंड गिव द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से? डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, 3 मार्क्स के लिए। क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, कैलकुलेट द आरओआई एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी। अब भाई आरओआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ईबीआईटी कहां से मिलेगा? आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख, और आपको अपॉन में क्या लिखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? देखो आपके पास डेट है आपके पास 12 लाख के, शेयर्स है आपके पास 18 लाख के, टोटल 30 लाख की कैपिटल है। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, इससे आपकी आरओआई आ गई। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला भी यही होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
तो यहाँ पे 15 लाख का आपके पास प्रॉफिट है, डिवाइड बाय आपको कितना इंटरेस्ट भरना है, देखो 12 लाख का आपके पास वो है डेट, 12 लाख का डेट है, उसका 10% कितना हुआ, 1,20,000। तो सिंपली आपने क्या करना है, 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, आपको टाइम्स में पता चल जाएगा कि कितनी आपका आईसीआर आया है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिला है फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 एक अच्छी खासी केस स्टडी दिख रही है मुझे, और 3 नंबर की केस स्टडी, तो मैं केस स्टडी रीड नहीं करूंगी, मैं तो पहले क्वेश्चन देखूंगी कि कौन से चैप्टर से है। तो मुझे पहले पॉइंट से यहाँ दिख रहा है, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर से है क्वेश्चन। सेकंड में उन्होंने बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्ड मिस्टर विवेक वासवानी टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो बेसिकली यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मिस्टर विवेक वासवानी, a foodpreneur, combined his passion for food with his entrepreneurial skills and started his innovative fast food outlet, Oh Chill, in 2020-21. He had started his career as a food blogger and had noticed that numerous Indian consumers were looking for the reasonable and pure vegetarian fast food opinions for dining out. The high end restaurants were not opted by many as they were exorbitantly priced, मतलब उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। Though many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered the reasonable and healthy pure vegetarian fast food options to consumer. Oh Chill became a pioneer in offering a healthy and delicious variety of food. What came as a surprise for the consumer was that even without using onion and garlic in the pasta sauce, marinade and ketchup, the food could actually taste great. The company witnessed an increase in net profit of 26% in its second financial year and become a market leader. तो सबसे पहले पॉइंट में तो आपको सिंपल बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, दैट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, सेकंड वाले में आपको आइडेंटिफाई करनी थी कि कौन सी बिजनेस इंपॉर्टेंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि जहां उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो रीजनेबल प्राइस पे अच्छा फूड नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से यहाँ पर अवेलेबल कराया। प्लस उन्होंने एक चीज और ध्यान रखी कि प्योर वेजिटेरियन फास्ट फूड अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने अनियन और गार्लिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पहले देखते हैं कौन से चैप्टर से है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन दैट कैन मेक द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि समटाइम्स क्या होता है कि केस स्टडी का क्वेश्चन होता है, उसका पहला पॉइंट तो ये होता है कि आपको पूरी केस स्टडी रीड करनी है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है। बट जो सेकंड ऑप्शन होता है ना, उसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, मतलब आपको उसको क्वेश्चन में से सर्च नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना होता है वो। जैसे कि मैं इसी वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो उन्होंने पहले पॉइंट में तो ये लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर, वो आपको ऊपर से पहचान के लिखना है, जिसकी वेटेज सिर्फ 1 नंबर की है। बट जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया ना, उसमें उन्होंने ये बोला कि कोई भी 3 इंपॉर्टेंस बता दो मैनेजमेंट की। अब तुम्हें केस स्टडी नहीं भी समझ आ रही, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कौन सा फीचर है, पर तुम्हें इंपॉर्टेंस याद है, डायरेक्ट है क्योंकि वो क्वेश्चन, तो लिख दो ना वो 3 नंबर का तो एटलीस्ट। तो केस स्टडी को भी पहले अच्छे से उसके क्वेश्चन को रीड किया करो कि अगर उसमें से भी कोई डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको आता है तो उसे अटेम्प्ट कर लो। आपने 1 नंबर छोड़ दिया केस स्टडी के लिए, लेकिन वो 3 नंबर हासिल कर लोगे फिर। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है जो आपको समझनी चाहिए। The general manager of reputed organization, Mr. Agastya Lokhande, made the following announcement of the annual general meeting of the company. When we think of a brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of the product and the customer representation. If people are miserable, they can't give their best work and the brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is a job satisfaction, effective and efficient functioning. कहीं ना कहीं जब मैंने केस स्टडी को रीड किया तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर वो ना कहीं एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि
जब हम मैनेजमेंट को चला रहे हैं तो हमारे अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं, सही से काम चल रहा है, तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ये यहाँ पे बताया गया है। फीचर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इंपॉर्टेंस आप कोई से भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, management creates a dynamic organization. In order to streamline the selection procedure so as to minimize the margin of the error, certain tests are carried out attempt to measure the characteristics of the individual. बिल्कुल आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सिलेक्शन टेस्ट बताने हैं 4, हमारे पास 5 होते हैं। पिटाई, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। इसी के चॉइस में since jobs have become more complex, the importance of the employee training has increased. Training programs provide the numerous benefit to the workers. Explain any 4 points that support this statement. Basically वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेनिंग कराते हैं तो ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 6 चैप्टर से 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 27, पहले हम केस स्टडी का पॉइंट्स देख लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है मेस्लो की थ्योरी पूछी गई है आपसे, आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सी थ्योरी है। एक्सप्लेन 2 incentives that had been provided by the भानुप्रिया to improve the performance। तो आपको incentives भी आइडेंटिफाई करना है और नीड भी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। When भानुप्रिया joined as technical head of Logic Lotus Innovators, she was keen on increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that the employees were demotivated as no attention was given to their work. Also, the workers were given the little freedom to make the decision. Bhanupriya decided to stimulate the employees by giving each worker T-shirts with their name on it. She also decided to include the workers in the work committees. This helped in improving the performance of the worker. देखो, सबसे पहले तो आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आइडेंटिफाई द ह्यूमन नीड दैट भानुप्रिया हैज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑर्डर टू मेक द सबऑर्डिनेट एक्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर आपको कौन सी नीड लगी कि यहाँ पर भानुप्रिया प्रोवाइड कर रही है, कौन सी नीड है? मेस्लो की थ्योरी के अंदर आपने 5 तरीके की नीड्स देखी हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल, जिसमें सैलरी वगैरह के बारे में बात होती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, जिसके अंदर आप जॉब के बारे में बात करते हो कि आपकी जॉब कितनी सिक्योर है। पेंशन प्लान्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। उसके बाद एफिलिएशन नीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर आप फ्रेंडशिप, अफेक्शन, लव, इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। एस्टीम नीड में आप अपनी पहचान की बात करते हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी पहचान हो। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो हमारी हायर लेवल ऑफ नीड है, जहां पर आप ये सोचते हो कि जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमें मिल जाए, मतलब अचीवमेंट ऑफ आवर गोल। तो एस्टीम नीड बेसिकली यहाँ पर बताई गई है, जहां पर वो कह रहे हैं कि वर्कर्स जो काम करते हैं उन्हें उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, वर्कर्स को थोड़ी फ्रीडम भी देनी चाहिए उनकी जॉब पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो एस्टीम नीड तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर ली। दूसरा उन्होंने बोला कि कौन सा इंसेंटिव ऑफर करोगे। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला ना कि टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर एक पॉइंट था एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। तो एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन है और साथ में और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला ना एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है शी ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द वर्कर्स इन वर्क कमिटीज। ठीक है, तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग चैप्टर से। आपको इसके अंदर बेसिकली रिलेशनशिप बताना होता है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताना है कि कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है और प्लानिंग भी कैसे। तो अलग अलग पॉइंट्स में लिख कर आएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। आपसे सेकंड ऑप्शन में क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक्सप्लेन द सब्सिक्वेंट 2 स्टेप्स, मतलब कि आपको आगे के 2 स्टेप बताने हैं। तो कौन सा है? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपके पास कंट्रोलिंग से।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारी एक केस स्टडी है, बट उसको भी पढ़ने से पहले हम लोग नीचे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमें आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव, व्हिच मींस कि हमें 5 फंक्शंस जो हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से आइडेंटिफाई करना है, और फीचर्स भी हमें यहीं से आइडेंटिफाई करने होंगे। लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। When Chandrasekhar Shukla returned to India after completing a certificate course in food quality assurance and quality control from the Netherlands, he was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 58-acre land into the fertile farm. He started by setting out specific goals and laid down related activities to be performed to achieve the goals. भाई मुझे तो फंक्शन पता चल गया यहाँ से कौन सा है, कि यहाँ पर ये जो एक लाइन मैंने पढ़ी, ही स्टार्टेड बाय सेटिंग आउट स्पेसिफिक गोल्स एंड लेट डाउन द रिलेटेड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स, तो यहीं से पता चल गया कि प्लानिंग फंक्शन है। Soon he launched his own company, Food and Agribusiness Solution Private Limited. He sought to ensure that future events effectively made the best interest of the company. He prepared an annual statement for the production and sales based on the sales forecasting. और भैया जहां forecasting आ गई वहां पे planning है ही, ठीक है। He noticed that farmers grew only paddy, due to which land remained idle for the subsequent 8 to 9 months of the year. He identified and assessed the various alternatives to which farms could utilize for the remaining months of the year. Through his accurate vision, judgment, and systematic thinking based on the analysis of the facts, he presented a scheme to the farmer where both the paddy and the vegetables could be grown. फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया था, फीचर्स आइडेंटिफाई करने बाकी थे, ठीक है। अब मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स क्या क्या है देखो। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाऊं तो क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके सिर्फ फीचर्स बताने हैं 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, उन्होंने ये बोला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर, कि कौन से फीचर है और उसके आप कौन से फंक्शन है जिसके आपको फीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो ये तो मैं पता चल गया था कि प्लानिंग है। अब देखो कौन से फीचर है। स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एक जगह पर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बारे में बात करी, तो पहला फीचर निकल के आता है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उन्होंने ना फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो फोरकास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं आगे के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जब आप फोरकास्टिंग की बात करते हो इसका मतलब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये वाला पॉइंट भी हमें यहाँ पे दिखा। तीसरा, यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिख रहा है कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करे आपने ऑल्टरनेटिव्स, फिर आपने बेस्ट को चूज किया, तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, एक ये पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका जहां पर आप कह रहे हो कि एक्यूरेट विजन है, जजमेंट है, सिस्टमैटिक थिंकिंग है, सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल डायरेक्ट है, आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो ये हम बता देंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या है। एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर एक मैसेज है जो मास पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं पे पर्सनल सेलिंग क्या है, एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर हम पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ डोर टू डोर जाकर। एडवर्टाइजिंग में एक स्टैंडर्डाइज मैसेज जाता है, वहीं पे पर्सनल सेलिंग में आप कस्टमाइज मैसेज यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप कॉन्वर्जेशन को चेंज कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग इकोनॉमिकल होता है, वहीं पे पर्सनल सेलिंग थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको पूरा सेल्स स्टाफ मेंटेन करना होता है। एडवर्टाइजिंग आपको मास रीच यानी कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, बट वहीं पे पर्सनल सेलिंग में आप सिर्फ लिमिटेड एरिया ही कवर कर सकते हो, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपने लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। लिखा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th of April 1988 एज एन interim administrative body to promote the orderly and healthy growth of the securities market for investors protection. It was given statutory status in 1992 through an act of parliament. यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सेटअप किया है ताकि कंट्रोल किया जा सके, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। किस चीज के बारे में पढ़ा था आपने सर, कहाँ? इन्वेस्टर्स के बारे में आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर 10 मार्केट। वहां पे आपने एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में पढ़ा है, सेबी।
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन उनका आपसे यही था, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी, तो आंसर इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, आपको सिर्फ 3 इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि उन्होंने क्यों सेटअप किया सेबी को, 2 फंक्शंस बताने हैं, बट कौन से वाले। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेबी ना 3 तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है। सेबी के 3 रोल है बेसिकली, एक रेगुलेटरी रोल है, एक डेवलपमेंटल रोल है, एक उसका प्रोटेक्टिव रोल है। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एनी 2 फंक्शंस दैट आर परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट के लिए सेबी क्या करता है, तो सिर्फ डेवलपमेंटल फंक्शन ही एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कोई सा भी किसी में भी लिख देते हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे उस चीज के। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखो एक प्रॉपर एक डिफरेंस आया आपसे, बेसिस उन्होंने खुद प्रोवाइड कर दिए कि बताओ फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पे क्रिएट होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे हम डिविजन्स बनाते हैं। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है जिसे आप ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हो। डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहीं पर डिविजनल में फिक्स करना इजी है। क्यों? क्योंकि डिविजनल में एक डिविजनल हेड बना दिया जाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। मैनेजरल डेवलपमेंट भी डिविजनल में ज्यादा है क्योंकि वहां पर जो एक डिविजनल हेड है उसके पास पावर होती है कि वो अपने पूरे डिवीजन को कंट्रोल कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ऑटोनॉमी है वहां पर। कॉस्ट के टर्म्स में देखो तो लेकिन फंक्शनल इकोनॉमिकल माना जाता है, वहीं पर डिविजनल कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस है। कोऑर्डिनेशन कहाँ आसान है, अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी के चॉइस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। Delegation helps a manager to extend his area of operation, as without his, the activities would be restricted to only what he himself can do. So in the light of above statement, explain how effective delegation helps the organization in achieving objective. Simply आपसे delegation की importance पूछी गई है। आगे चलें तो बिल्कुल सीधा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो ये तो आपको पता ही है। केस स्टडी के लिए बेसिकली मैं ज्यादा सैंपल पेपर डिस्कस कर रही हूँ कि आपको पता चलेगी केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बच्चा फिर भी लिख ही लेता है। 33 क्वेश्चन अगेन आपके पास एक केस स्टडी है, पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ। लास्ट में पढ़ते हैं कि बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ देखूं तो ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स, यानी कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यूज्ड बाय द लीना एंड कुशाग्र टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। कि यहाँ पे लीना और कुशाग्र नाम के 2 लोगों के बारे में बातचीत हो रही होगी। उन्होंने कौन से टेक्निक्स का यूज किया एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो देखते हैं अब। Lina has been appointed as an operational manager in the small trading company dealing in the garments with growing online sales. The company has recently rented the space in a warehouse to store the garments and mail out the orders. In order to take over the responsibility of order fulfillment, Lina promotes an associate, Kushagra, to post the inventory and order fulfillment supervisor. Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process order as they come in or let them accumulate and then to process them in batches. He concludes that accumulating and then processing them into the batches is the best way of fulfilling the order in order to minimize the cost and maximize the customer satisfaction. Through several readings, Lina finds that standard time taken from the placement of order to the delivery of garments for a batch of 100 pieces is 72 hours. So this helped her to determine the labor cost. On the basis, अब आप बताइए कि कौन सी टेक्निक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, बताइए कौन सा है। जहां पर इन लोगों ने ये देखा ना कि हमें ये चेक करना है कि क्या बेस्ट रहेगा, मतलब वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 चीजें देखी उसमें से वो बेस्ट को डिसाइड कर रहे हैं। दैट मींस वो मेथड्स पे स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेथड स्टडी है जहां पर हम बेस्ट मेथड को इवॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट सेव हो या जो भी हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाए, तो मेथड स्टडी है। लास्ट में ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने टाइम टेकन कितना हो रहा है और लेबर कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो वो आपका किस चीज का ऑब्जेक्टिव था? टाइम स्टडी का, ठीक है। तो 2 यहां पर आपको दिख रही हैं टेक्निक्स, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल डायरेक्ट मार्केटिंग चैप्टर से, 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 P's,
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स, कोई से भी 4 बता दो फैक्टर्स जिससे आप प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हो। प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी लिख सकते हो इनमें से, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट। अब हम एक बार देख लेते हैं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, डायरेक्ट कितने थे, इनडायरेक्ट कितने थे, केस स्टडी कितनी थी। तो पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला है कि जो सीबीएसई ने हमें सैंपल पेपर दिया है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 उन्होंने 5 मार्क्स का दिया है हमें, जिसके अंदर केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो उसका 1 नंबर से और 4 नंबर दोनों ही केस स्टडी के क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 6 नंबर का केस स्टडी का। चैप्टर नंबर 3 से हमें यहाँ पर एक केस स्टडी का क्वेश्चन देखने को मिला 1 नंबर में, 3 नंबर में भी केस स्टडी का क्वेश्चन था और साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पर हमें इसी चैप्टर से देखने को मिले हैं। चैप्टर नंबर 4 से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया, एक डायरेक्ट और एक केस स्टडी, तो 7 नंबर तक का चैप्टर ये भी हमें देखने को मिला। 5th चैप्टर हमें यहाँ पर जो देखने को मिला है इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 6 नंबर का और एक 1 नंबर का, जिसमें 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है और 1 नंबर की केस स्टडी आई, तो 7 नंबर का ये भी चैप्टर था। 6th चैप्टर के अंदर 3 एमसीक्यू थे और एक नंबर के, यानी कि 3 क्वेश्चन आए हैं और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। 2 जो एमसीक्यूज थे वो बिल्कुल डायरेक्ट थे और 4 नंबर का क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। सिर्फ एक केस स्टडी आई है इस चैप्टर से 1 नंबर की, 7 नंबर का चैप्टर आपका ये भी है। 7th चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जिसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का केस स्टडी, तो 7 नंबर का चैप्टर हुआ ये भी। 8th चैप्टर से हमें यहाँ पर 2 एमसीक्यू और एक 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। एमसीक्यू में भी एक रीजन असर्शन का क्वेश्चन था और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास। 6 नंबर तक का चैप्टर हमें ये भी देखने को मिला है। तो यहां से अगर मैं सिर्फ पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर थे 16 नंबर के हैं। पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर 5-5 नंबर, सेकंड चैप्टर 6 नंबर, यानी कि सेकंड चैप्टर की वेटेज ज्यादा रही। 4 और 5 चैप्टर हमारे टोटल मिला के 14 मार्क्स के आते हैं, 7-7 नंबर के इक्वल हमें मार्किंग देखने को मिल रही है। उसके बाद 6, 7, 8 हमारे टोटल 20 मार्क्स की ये चैप्टर है, तो जिसमें से 6 और 7 7-7 नंबर के और 8 चैप्टर भी आपका 6 नंबर का है। तो अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज वही 6, 7, 5, 6, 7 इस तरीके से ही आपको मार्किंग दिख रही है हर चैप्टर की। चैप्टर नंबर 9 की मैं बात करूं तो वहां से 5 एमसीक्यू, सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी चैप्टर में से आए हैं हमारे पास, जिसमें एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 3 डायरेक्ट एमसीक्यूज थे, एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है। तो 8 नंबर का ये चैप्टर रहा। 10th चैप्टर में से हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला और 6 नंबर का एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिला है, तो ये 7 नंबर का आया। 11th चैप्टर में से एक एमसीक्यू आया, इनडायरेक्ट था लेकिन वो एमसीक्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 आए, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का, तो 11 नंबर का चैप्टर आया। सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। चैप्टर नंबर 12 की मैं बात करूं तो यहां से भी सबसे ज्यादा एमसीक्यूज सेकंड, तो यहां से भी एमसीक्यूज काफी हैं, 4 एमसीक्यूज है, जिसमें से एक पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू था और 2 डायरेक्ट एमसीक्यूज थे, एक इनडायरेक्ट एमसीक्यू था। इससे कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 4 नंबर तक का ही ये चैप्टर आपके पास सैंपल पेपर में देखने को मिला है। तो इससे ओवरऑल कंक्लूजन हमने क्या देखा कि अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी कि असर्शन रीजन आपको 2 देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी 2 हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। और डायरेक्ट एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डायरेक्ट एमसीक्यूज आए हैं, 3 इनडायरेक्ट एमसीक्यूज आए हैं। ये चीजें मैं यहाँ लिख नहीं रही हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो आप खुद नोट डाउन इसको करते रहिए। और एमसीक्यूज के केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी भी 1, 2, 3, 4 केस स्टडी के एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो डायरेक्ट 2 3 नंबर के क्वेश्चन है, एक इनडायरेक्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन और एक आपका केस स्टडी, यानी कि 2 डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और एक केस स्टडी। 4 नंबर के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क्स के अंदर आपको 1, 2, 3 डायरेक्ट है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, और बाकी जितने भी 3 बाकी जो 4 नंबर के क्वेश्चन है 3 वो केस स्टडी के थे, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आए हैं,
इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक 6 मार्क का और केस स्टडी का क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का। तो पता है बहुत ज्यादा हल्ला मचता है कि केस स्टडी बहुत आती है, केस स्टडी बहुत आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर मैं केस स्टडी बताऊं तो कितने नंबर की आई है, केस स्टडी कहूं ना 1 3 4 6 सबको मिला के सिर्फ 25 नंबर की केस स्टडी आई है। और इतना ज्यादा हाइप कर दिया जाता है इस चीज को कि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी बहुत आती है, केस स्टडी बहुत आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सिर्फ 25 नंबर की केस स्टडी है यहाँ पर। उसके अलावा इनडायरेक्ट अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जस्ट वो एक लाइन लिखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। केस स्टडी का मतलब होता है प्रॉपर एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है किसी कंपनी की कि वो फलाना कंपनी है, ये काम करती है, उसके यहाँ इतने एम्प्लॉइज हैं, वो ये करते हैं, ऐसा करते हैं, प्रॉपर एक स्टोरी टाइप होता है। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपको आपके कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ लाइन दे रखी है, जस्ट उसको आइडेंटिफाई करना है, उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कहते हैं। नंबर के आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें से 3 नंबर का तो एक न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, उसको भी मैंने इनडायरेक्ट में रखा है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कितनी भरमार है डायरेक्ट क्वेश्चंस की, जहां पर हमारे पास 37 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है। 37 मतलब जिसमें सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस बता दो, बेनिफिट्स बता दो, टेस्ट एक्सप्लेन कर दो, प्रोसेस के 2 स्टेप बता दो। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है 37 मार्क्स के। और उसके बाद भी अगर आप देखो तो मैच द फॉलोइंग इजी होता है, डायरेक्ट ही कह सकते हो। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बिजनेस स्टडीज के पेपर से। बस अपनी तैयारी करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपसे केस स्टडी सॉल्व करना नहीं आता तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप इस चीज को अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आज मैंने आपको जो सैंपल पेपर कराया है ये इसीलिए कराया है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से बिजनेस स्टडीज के अंदर अब आपको तैयारी करनी है। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करिए अगर आपसे केस स्टडी नहीं हो रही है। और केस स्टडी भी मैंने समझाया आपको कि कई बार एक सेकंड पोर्शन ऐसा होता है जो डायरेक्ट होता है, तो उसको भी आप तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो बच्चों ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। पैटर्न आपको पता चल ही चुका है, आपको मार्किंग पता चल चुकी है। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज लेकर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, जब आप भी अपनी प्रिपरेशन करें तो आपको आइडिया हो। ठीक है।